अब बहुत ही अच्छा, आई मीन इट्स नॉट समथिंग विच पीपल डू लाइक दैट टू टॉक अबाउट, स्पेशली अगर आपके अटेम्प्ट ज्यादा है। एंड आई एम श्योर कि वो होता ही है, लेकिन अटेम्प्ट क्राइटेरिया एक मैटर करता है काफी। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए डेफिनेटली काफी मैटर करता है। आपको दोनों तरह की कंपनीज मिलेंगी। कुछ कंपनी एक्सप्लिसिटली आपको बोल देंगी कि हम लोगों को इतने अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स चाहिए, और कुछ कंपनीज आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगी, राइट। सम कंपनीज विल, जैसे कि विप्रो बता देती है कि लाइक हम लोगों को फाइनल में 3 अटेम्प्ट्स चाहिए। वेदांता बता देती है कि हमको थ्रू आउट फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए। ठीक है, कुछ कंपनीज बताती नहीं है, लेकिन उनके पास ट्रेंड से क्लियर हो जाता है बेसिकली कि उनको किस तरह के स्टूडेंट्स, कितने अटेम्प्ट्स वाले स्टूडेंट्स चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अटेम्प्ट इज अ बिग बिग क्राइटेरिया। पीपल मे टेल यू वेरियस वर्जन्स कि नहीं ऐसा नहीं होता है, आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है, आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड करता है। बट द रियलिटी, हार्ड रियलिटी इज दैट कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग अटेम्प्ट के क्राइटेरिया के बेसिस पर होती है। और ये आप अगर पास टाइम देखोगे, मैं आज आपको बेसिक सा पास टाइम बता भी दूंगा, एक सैम्पल एग्जाम्पल जो हम लोगों ने क्लासेस में देखा है इसके पहले, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। मार्क्स भी कभी कभी क्राइटेरिया होते हैं कुछ कंपनीज के लिए, राइट। जिन लोगों ने 55% से ज्यादा स्कोर करा होता है, उनको, आई हैव सीन सम ऑफ द कंपनीज, फॉर एग्जांपल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयूज। ठीक है, सो पीएसयूज जो होती है वो कई बार आपको मार्क्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं। ठीक है, तो मार्क्स इज ऑलवेज इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया। सेंटर सिलेक्शन, ठीक है। आज अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन सा सेंटर फिल करेंगे आउट ऑफ सो मेनी सेंटर्स विच वी हैव, आप कौन सा सेंटर सिलेक्ट करेंगे? ठीक है, नॉर्मली मैं कई हर बार पूछता हूँ स्टूडेंट से कि कौन सा सेंटर लेना चाहिए आपको। ठीक है, उनका एक जवाब होता है बेसिकली, जहाँ पे आपको जॉब करनी है हम वो सेंटर लेंगे। ठीक है, सपोज किसी को बैंगलोर जॉब करना है तो वो बैंगलोर ले लेते हैं। ठीक है, या फिर दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स सोच रहे हैं जाने की, राइट, हम लोग वहां चले जाएंगे। अभी तो जाना नहीं पड़ता है, सारे वर्चुअल ही होते हैं। बट प्लीज डू नॉट डू दिस मिस्टेक, सेंटर सिलेक्शन इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने अगर आपके हिसाब से सेंटर नहीं सिलेक्ट करा, आपके हिसाब से मतलब जो भी आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके मार्क्स रहे हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रहे हैं, ठीक है, अगर आपने उसके हिसाब से सिलेक्ट नहीं करा तो ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लंडर हो जाएगी। मैं आपको ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि हम लोग हर साल देखते हैं कि सेंटर सिलेक्शन में लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्लासेस कंडक्ट करते हैं, मैं इंडिविजुअली 1 to 1 डिस्कस करता हूँ, हर एक से उनको सजेस्ट करता हूँ आप ये सेंटर सेलेक्ट करो और इसको ड्रॉप करो, क्योंकि ये जनरलाइज्ड आंसर नहीं है। आई कैन नॉट टेल यू कि ओके सबसे ज्यादा 60 कंपनीज मुंबई में आई है, सभी लोग मुंबई चले जाओ। आप सभी लोग मुंबई चले जाओगे तो एवरीबडी विल डू द सेम थिंग। नॉर्मली स्टूडेंट्स यही करते हैं, सभी लोग जो सबसे बड़ा सेंटर होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनीज आती है वहां चले जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो ये भी आप कहीं ना कहीं नोट करके रखिएगा कि आई विल सेलेक्ट माई सेंटर नॉट अकॉर्डिंग टू माई फ्रेंड्स, बट जिनका सिमिलर प्रोफाइल रहा है, जिनके मेरे से सिमिलर अटेम्प्ट रहे हैं, जिनका मेरे से सिमिलर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस रहा है, और जिनका मेरे से सिमिलर नॉलेज रहा है, राइट, मार्क्स रहे हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली मुझे सिलेक्ट करना है, और मेरा प्रेफरेंस यही है कि आप 1 to 1 जरूर सेंटर सिलेक्शन के बारे में जब भी आप डिसाइड करो तो गेट एन इंडिविजुअल, नॉट लाइक कि पब्लिक में आपको बता दिया कि ओके चले जाओ, आप सब बैंगलोर चले जाओ, तो सब लोग बैंगलोर चले गए। ये बहुत गलत तरीका है। हर साल मैं देखता हूँ कि हर बार मुझे कुछ ऐसे बाद में स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि हमने गलत सेंटर सेलेक्ट कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये याद रखिएगा कि सेंटर सिलेक्शन आपको वाइजली सेलेक्ट करना है। ठीक है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस डेफिनेटली मैटर करता है। अभी आगे हम लोग इंटरव्यूज की बात करेंगे। ठीक है, मैं एक एक करके आपको प्रोसेस पे ले जाऊंगा। ये तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस उसमें, बट आई एम स्टिल एम्फसाइजिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। आप लोग जितने भी लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, आई जस्ट सेंड यू द लिंक ऑल्सो।
उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और अगेन मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कहीं भी अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कोई भी आप पॉइंट डिस्कस करना चाहते हो, यस, सो डेफिनेटली फील फ्री टू आस्क एट दैट मोमेंट। ऑल राइट, क्योंकि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इसको जितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं, राइट। सो काफी सारी स्टोरीज हमने कवर करी थी उसके अंदर, दैट व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड स्पेसिफिकली लुक इनटू। तो ऐसा काफी सारा आपको उसमें मटेरियल मिलेगा, जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत ही स्मार्टली प्ले किया था। देखो, करियर इज मोर देन हार्ड वर्क, इट्स अ ट्रिकी वर्क। अभी तक आपने फाइनल के एग्जाम्स में हार्ड वर्क बहुत पुट इन किया है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है। तो वही जो ट्रिक्स हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ स्टोरीज थी बेसिकली जो आपको उसमें प्रीवियस वेबिनार में मिल जाएंगी। दिस इज बेसिकली, ये मैं स्लाइड हर बार दिखाता हूँ, ऑल्दो ये आपको एकदम क्लियरली नहीं दिख रही होंगी बिकॉज बट इट बेसिकली, मैं थोड़ी सी इसकी हेडिंग्स पढ़ देता हूँ। जो पहली हेडिंग है वो बेसिकली रैंकर उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड मोर, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट। ये मैं एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ जिस अटेम्प्ट में हमने इसकी प्रिपेयर करा था। तो ये एक सैंपल है, इसको आपको बिल्कुल लिटरली नहीं लेना है कि ऐसा ही होता है, लेकिन ब्रॉडली इस टाइप से ही कुछ सिचुएशन बनती है। जब कंपनी शॉर्टलिस्ट करती हैं तो रैंकर्स के पास सबसे ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग आती है, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, देन सेकंड, एंड लाइक दैट। तो इसमें इस पर्टिकुलर स्लाइड के दो मैसेज हैं। पहला मैसेज ये है कि हमारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए वो इसी के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए कि हमें किस तरह की कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज द बेस्ट फील्ड यू शुड गो फॉर। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग बेस्ट फील्ड है। लेकिन गलत बात यह है कि मैं आपको आधी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। द अदर हाफ इज दैट जब आप क्वालिफाई करोगे तो आप देखोगे कि कोई भी कंपनी इंटरव्यू के लिए बुला नहीं रही है, ना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए बुला रही है, ना मैनेजमेंट कंसल्टिंग के लिए बुला रही है। तो ये पोस्ट डिसअपॉइंटमेंट जो होते हैं, राइट, वो हम लोगों को इमीडिएटली समझ रहे हैं, ठीक है। मेरा काम ये नहीं है आपको कि मैं आपको एक फील गुड दे दूं और यू विल, आज आप टेम्पररीली फील गुड फील करो। आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। तो ये एक हार्ड रियलिटी है, मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ट्राई करा है, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो एक बहुत ही डिफिकल्ट फील्ड है, उसको अगर उसमें अगर आपको जाना है तो उसमें आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अगेन हम लोगों ने ये भी डिस्कस करा था। और अगर आपको जो प्रीवियस वेबिनार है उसकी लिंक में मिल जाएगा, काफी डिटेल में डिस्कस करा था। लेकिन उसका जो शॉर्ट आंसर है वो ये है कि जो लार्ज बैंक्स होती हैं, गोल्डमैन एंड ऑल दोस बैंक्स, वो आपको नहीं मिलती है फ्रंट ऑफिस उनका, क्योंकि वो बहुत ही कम सीट्स होती हैं वहां पर। और एमबीए फ्रॉम टियर 1 कॉलेज एंड सीएफएस उन्हीं को प्रेफर करते हैं। अभी अगर सीएस को एंट्री लेनी है तो किस तरह से लेनी है, ये सब हम लोगों ने उसमें डिस्कस करा है। बट आपको एक माइंडसेट ये प्रिपेयर करके चलना है कि हमें केवल एक ऑप्शन लेके नहीं चलना है कि लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग। दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ट्राई करना है, आप डेफिनेटली करिए, बट एट द सेम टाइम अपने दूसरे ऑप्शंस भी ओपन रखिए। मैंने बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने सीए बनने के बाद एकदम क्लियरली मुझे बोल दिया था कि सर मुझे तो केवल और केवल आईबी में ही जाना है, अदरवाइज मैं और कहीं नहीं जाऊंगा। उन्होंने रिजल्ट आने के पूरा 1 महीने बाद तक वेट करा कोई उनको कॉल आ जाए, उनको कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद पूरा इंस्टीट्यूट का कैंपस निकल गया, उसमें एक भी कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नहीं आई। उसके बाद फिर उन्होंने 1 महीना ट्राई करा, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सारी जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी फर्स्ट 3 मंथ्स में, सारी अपॉर्चुनिटीज निकल गई। फिर फोर्थ मंथ में उन्होंने कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करके एक जॉब लिया। सो ये एक सिचुएशन और किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपको थोड़ा सा जॉब मार्केट का सिनेरियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप देखते हो कि बहुत कुछ चलता है, यूट्यूब पे आप जब सर्च करोगे तो, क्योंकि एवरीबडी वांट्स योर अट्रैक्शन अटेंशन, ठीक है। आपका अगर अटेंशन चाहिए तो मुझे बड़ी बातें करनी रहती हैं, राइट, लेकिन रियलिटी वो नहीं है, ठीक है। यू नीड टू सी द रियलिटी एज वेल। दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड द पीडीएफ विद यू कि ये कंपनीज ने पार्टिसिपेट करा है। और ये भी एक फैक्ट है जो मैंने अभी आपके सामने रखा है कि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से आप देख रहे हो शॉर्ट लिस्टिंग कम होती जा रही है।
ये भी रियलिटी है, ठीक है ना। इसके अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट ये कि सेंटर सिलेक्शन, जो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है, सेंटर आपको सही तरह से सिलेक्ट करना है। दूसरा, ये किसी को नहीं सोचना है कि हमारे 10 अटेम्प्ट। कल ही मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे 10 अटेम्प्ट है, मेरा क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आए हैं जिनके 13 अटेम्प्ट थे, 16 अटेम्प्ट थे, राइट। उनको भी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंकर्स को आ रही है, वैसी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। बट शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, ठीक है। आई एम क्वाइट श्योर। अभी तक हमने जितने स्टूडेंट्स देखे हैं उसमें कुछ स्टूडेंट्स को छोड़ दें जिन्होंने कुछ गलतियां करी हैं सेंटर सिलेक्शन में, उसके अलावा मैंने नहीं देखा है कभी भी कि किसी को जीरो शॉर्ट लिस्टिंग है, एक भी कंपनी ने उनको सिलेक्ट किया, ठीक है। एक्सेप्शंस रहते हैं कभी कभी, लेकिन अगर आप राइट डिसीजन लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, यस डेफिनेटली दे कैन पॉज मी एंड देन विल डिस्कस अबाउट दैट। देन देर आर ट्रेंड ऑफ कैंडिडेट, कौन से कैंडिडेट कहाँ सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। करियर गाइडेंस के काफी सारे क्वेश्चन हमने लास्ट में डिस्कस करे थे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं क्या, आर्टिकलशिप कितनी मैटर करती है। तो अगेन मेरा सजेशन ये है कि आप लोग अगर प्रीवियस वेबिनार देखेंगे तो उसमें ही आप क्लियर हो जाएंगे जो क्वेश्चंस होते हैं हम लोगों के, ठीक है। तो ये सब आप लोग एक बार देखिएगा उसमें। So this is the summary of what we have discussed in the previous session. How to approach investment banking. Yes, ये भी एक हमने डिस्कशन किया था, काफी डिटेल में करा था। These are the centers, large centers and small centers. Okay, where you will find the companies. These are the large centers: Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, मुंबई, दिल्ली, पुणे। इसमें अगर आप दिसंबर में देखते हो तो सबसे ज्यादा जो 61 कंपनीज हैं वो मुंबई कैंपस में पार्टिसिपेट किया था। नेचुरली हर एक का इंक्लिनेशन जहां पर ज्यादा कंपनीज आती हैं वहां पर चला जाता है, राइट। तो बट आपको इस तरह से डिसीजन नहीं लेना है। ये स्मॉल सेंटर्स हैं। सो वंस द लार्ज सेंटर गेट्स ओवर and if students who are not selected in large center, then they can opt for small centers. Okay, so highest package definitely last time was somewhere around 30 lakhs. Okay, again बहुत कम लोगों को ऑफर हुआ था, but and lowest is constitute बोलता है कि minimum 5.5, okay, that has to be offered, और जो average package है that is somewhere around 10 lakhs, ठीक है। सो ये हम लोगों ने कुछ डिस्कशंस करे हैं पिछले बार और आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये स्लाइड, अब दूसरी स्लाइड जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये है बेसिकली हाउ यू विल सिक्योर अ जॉब अपॉर्चुनिटी। तो वन इज दैट यू शुड हैव जॉब अपॉर्चुनिटी इन योर हैंड। आपके पास इंटरव्यू कॉल आना चाहिए। इंटरव्यू कॉल आएगा तभी आप उसकी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो किन कंपनीज को आपको इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, ठीक है, वो एक समझना डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस तरह का आप अपना माइंडसेट रेडी रखिएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेसिकली आज का जो डिस्कशन है हमारा, ठीक है। आज का डिस्कशन ये है कि आप अभी क्या कर सकते हो कैंपस की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज, सबसे पहले आप अपना रेज्यूमे, राइट, रेज्यूमे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, ओके। कर सकते हो, डेफिनेटली काफी टाइम है आपके पास। और रेज्यूमे से रिलेटेड आपके डाउट्स भी काफी सारे होंगे कि व्हाट नीड टू इंक्लूड, व्हाट नॉट टू इंक्लूड, ठीक है। सो उसके लिए अगेन लाइक वी हैव अवर a very small video on that, plus we have few formats, ठीक है। मैंने कुछ formats ग्रुप में ऑलरेडी शेयर करे हैं टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग उन फॉर्मेट्स को लेकर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक बात और है कि देखो, एक मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से सीए के स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ, खुद भी सीए का स्टूडेंट रहा हूँ। आपको काफी बार डराया जाएगा, राइट। बहुत बार डराया जाता है, राइट, कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन है कि प्लीज आप लोग किसी भी बात से डरो मत।
आप ये नहीं करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। आप रिज्यूम 2 पेज का बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप रिज्यूम 1 पेज का बनाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखो आपको समझना है कि बेसिकली वी हैव टू फर्स्ट फॉरगेट ऑल दिस फियर इन माइंड। हम लोगों ने जब प्रिपरेशन करी थी तो हमको कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, तो उसका क्या मतलब है कि हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए? ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप सीए बन जाते हो, कोई भी आपको गाइड नहीं करता, सपोज यू आर डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, तब भी आपको जॉब मिलेगा। हम लोगों का काम क्या है, जो आप गलतियां कर सकते हो उन गलतियों को मिनिमाइज करो, राइट। लेकिन ऐसी कोई ब्लंडर नहीं है कि छोटी छोटी चीजों को जिनको हम लोग बड़ा बनाए, राइट। सो रिज्यूम फॉर्मेट इज वन सच थिंग जिसमें आपको काफी लोग ये बोलेंगे कि आप ऐसा मत बनाओ वैसा मत बनाओ। इसके कुछ बेसिक नियम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइक अगर आपने ऐसा करा तो आप रिजेक्ट ही हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, सो आप लोगों को मैंने कुछ फॉर्मेट जो शेयर करें ग्रुप में, उनके बेसिस पे आप बनाएं। अगर नहीं मिलता है आपको तो यू हैव अवर ऑफिस नंबर ऑल्सो। ठीक है, आपको नॉर्मली जो भी मैसेजेस आते हैं वो हमारे ऑफिस नंबर से ही आते हैं। फिर भी मैंने मेंशन किया है, आप लोग ऑफिस नंबर से फॉर्मेट्स ले लीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट थिंग दैट दैट यू शुड प्रिपेयर। और अगेन लाइक प्रिपेयर आपके हिसाब से 1 पेजर भी बना लो, 2 पेजर भी बना लो। ठीक है, वैसे तो कहीं कोई ऐसा बोलता नहीं कि हमें 1 पेजर चाहिए या 2 पेजर चाहिए। प्रैक्टिकली ये होता है कि कई लोगों का आर्टिकल्स ऑफ एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है, अलग अलग क्लाइंट्स होते हैं, अलग अलग वर्क होते हैं, तो उसको एक पेज में कॉम्पैक्ट करने में बहुत दिक्कत आती है। फिर वो कहीं पे सुन लेते हैं कि नहीं 1 पेज ज्यादा मत बनाना, तो वो फॉन्ट साइज को स्मॉल करते हैं और बहुत कुछ मेहनत करके उसको कैसे भी करके फिट करते हो एक पेज में, जो खराब दिखता है। ठीक है, तो इस उन लोगों के लिए ही मैं कह रहा हूँ कि आप 2 पेज में बनाओ, कोई टेंशन मत लो। 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे, कम से कम उन लोगों ने 3,000 इंटरव्यूज दिए हैं, ऑन एन एवरेज 2 से 3 इंटरव्यू तो देते ही हैं। आज तक किसी को प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने खुद ने इंडस्ट्री में काम किया है, मैं कभी किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि यार आपने ऐसा ऐसा क्यों बना दिया। ठीक है ना, उनको तो बेसिकली कंटेंट देखना है। ओके, फॉर्मेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट रेज्यूमे। किसी का रेज्यूमे को लेके कोई पॉइंट हो तो डेफिनेटली अगेन सेम थिंग आप पूछ सकते हो। सेकंड पार्ट इज अबाउट रिटर्न टेस्ट। ठीक है, अब आपका सवाल ये होगा कि रिटर्न टेस्ट कितनी कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती है। सो रिटर्न टेस्ट और रिटर्न टेस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है, तो देखो टेस्ट बहुत तरह के होते हैं। टेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, मैथ्स 8th या 9th तक का जो मैथ्स आपने पढ़ा है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शंस। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, एनकोडिंग डिकोडिंग, सिंपल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस, इंग्लिश लिटिल बिट, जीके, देन सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक होता है वर्सन टेस्ट, वो रिटर्न टेस्ट में नहीं आता। रिटर्न टेस्ट मींस ऑल सॉर्ट ऑफ टेस्ट जो भी कंपनीज पहला राउंड में कंडक्ट कराती है, साइकोमेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आपको काफी सारे टेस्ट मिलेंगे। शॉर्ट में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कितना इसके ऊपर ध्यान देना है और अभी आप क्या कर सकते हो। दैट इज द होल पर्पस। ठीक है, तो पहली बात है, रिटर्न टेस्ट के अंदर आपको ये समझना है कि कौन सी कंपनीज रिटर्न टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि देखो सारी कंपनीज नहीं कराती हैं, कुछ कंपनीज जो कराती हैं, विप्रो इज वन सच कंपनी। ठीक है, सो जितने भी स्टूडेंट्स के 3 या 4 अटेम्प्ट, क्योंकि कई बार वो 3 अटेम्प्ट बोल देते हैं, कई बार 4 अटेम्प्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो जिनके भी 3 या 4 अटेम्प्ट रहे हैं फाइनल में, ठीक है, उन लोगों की नॉर्मली विप्रो में शॉर्ट लिस्टिंग आता है। ठीक है, अब आपको अगर आपके 3 या 4 अटेम्प्ट से कम है, ठीक है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आज से ही प्लीज रिटर्न टेस्ट की तैयारी चालू कर दो आप, क्योंकि ये तैयारी जल्द शॉर्ट में नहीं हो पाती है। 2017 से मैं देखता आ रहा हूँ
कि स्टूडेंट जैसे ही कंपनी का नोटिफिकेशन आता है कि हम लोग एक हफ्ते बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भागते हैं कि उनका टेस्ट में का पैटर्न क्या है। अब आप सोचो कि कैसे आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, इवन इफ इट इज अ वेरी रेगुलर क्वेश्चन। मैं अगर अभी आपको मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन दिखाता हूँ, मैंने पहले सेशन में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, वो भी आपको मिल जाएंगे उसमें। तो इतना जल्दी हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसमें आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर ऐसा कुछ है, और विप्रो इज अ वेरी गुड कंपनी। हर साल हम लोग के काफी सारे स्टूडेंट्स विप्रो में जाते हैं और दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कि केवल तैयारी तक ही स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं। पोस्ट प्लेसमेंट ऑल्सो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एज कैंप लैडर। उसमें हम उनको पोस्ट क्वाली मतलब पोस्ट जॉब और आपको नेक्स्ट जॉब के लिए क्या तैयारी करनी है और जॉब में आप कैसे एक्सेल कर सकते हो, उसके ऊपर हम काफी हेल्प करते हैं। सो आप देखोगे कि जिन लोगों ने विप्रो ज्वाइन किया है, दे आर डेफिनेटली वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि उनका प्रोग्राम इस तरह से है। तो विप्रो के लिए अगर आप एलिजिबल होते हो, क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है, तो आज से ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आपको सवाल होगा कैसे करना है इसकी प्रिपरेशन। सो इसकी प्रिपरेशन के लिए अगेन मैं कुछ सैंपल पेपर आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और मैं कुछ रेफरेंस भी भेज दूंगा वेबसाइट का। तो उस वेबसाइट पर आपको बेसिकली ये मिल जाएंगे उससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चंस। उनका फोकस जो होता है वो होता है मैथ्स, रीजनिंग एंड योर सब्जेक्ट। लास्ट टाइम जो उन्होंने कंडक्ट करा था, आई थिंक इट वाज अराउंड 60 क्वेश्चंस। उसमें एक सेक्शन मैथ्स रीजनिंग का था, एक इंग्लिश का था, और एक सेक्शन था रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, लॉ। सो उसको उन्होंने शॉर्ट में कवर करा। और आप समझो इस बात को कि 10 में से 7 स्टूडेंट टेस्ट के लेवल पे ही एलिमिनेट हो गए थे। ठीक है ना? तो मैक्सिमम एलिमिनेशन हो गया टेस्ट के टाइम पर। तो 30% आप मान के चलो, 25 to 30% पीपल गेट सिलेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर टेस्ट। तो विप्रो अगर आप टारगेट कर रहे हो तो प्लीज प्लीज डू दैट। बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि नो बडी इज प्रिपेयर्ड, कोई भी तैयारी नहीं करते हैं, तो आपके लिए वैसी कंपटीशन थोड़ी कम हो जाती है। राइट, अगर मैं आज आपसे पूछता हूँ कुछ रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, पूछूंगा एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछूंगा, बिकॉज हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चंस तो लेते ही हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा आप कितना टाइम में उसको आंसर करते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। ऑल राइट, सो दिस इज वन थिंग। इसके अलावा कुछ कंपनीज, एक एक टेस्ट होता है वर्सेंट टेस्ट। ठीक है, वर्सेंट टेस्ट का मतलब होता है कि आपकी उसमें इंग्लिश की फ्लुएंसी जज की जाती है। ठीक है, बहुत ही कम कंपनीज कराती हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई टेस्ट पेपर्स चाहिए, सो डेफिनेटली अगेन लाइक ऑल्दो यूट्यूब पे काफी कुछ अवेलेबल है, बट आप हमें भेजोगे, हम आपको सैंपल टेस्ट पेपर भेज देंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज वर्सेंट टेस्ट। उसकी आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत ही कम कंपनी कराती है। उसका पर्पस भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक प्रोफाइल सुनी होगी, PWC-SDC। एक तो PWC है, वो तो आपने सबने सुना होगा, एक सर्विस डिलीवरी सेंटर। उसका काम ये होता है कि जो यूएस की टीम होती है, वो यूएस की टीम को यहाँ से सपोर्ट करते हैं। तो जब आप यहाँ से सपोर्ट करते हो तो आपकी इंग्लिश इतनी होनी चाहिए कि आप उनके उनका एक्सेंट समझ सको। अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट जो भी है वो आप समझ सको। ठीक है, तो वो टेस्ट ये जज करता है। अब आपको अगर PWC-SDC सॉर्ट ऑफ कंपनीज में जाना है, तब आपको उसकी तैयारी करनी है। ऑल्दो PWC-SDC कंडक्ट नहीं कराती है, लास्ट टाइम KPMG ने कंडक्ट कराया था, KPMG का जो ऑफशोर सेंटर। ठीक है, तो उसमें बहुत टाइम देने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अनलेस कि आपको कॉल आता है। और अगर कॉल आता भी है तो 2 से 3 दिन में आप प्रिपेयर कर पाओ। क्लियर है आप लोगों को? इसी तरह से एक कंपनी होती है L&T। L&T भी रेगुलर हायरिंग करती है, हर साल देखते हैं कि कैंपस में पार्टिसिपेट करती है। वो भी रिटन टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती है। उनका जो रिटन टेस्ट का पैटर्न है वो रहता है रीजनिंग के बेसिस पे। कई बार हमने देखा है कि प्योरली उन्होंने सारे ही क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड पूछे।
ठीक है। तो आप लोगों को अगर और डेफिनेटली उनका जो क्राइटेरिया, उनका भी अटेम्प्ट पे क्राइटेरिया है। नॉर्मली वहां पर भी हमने देखा है 1 और 2 अटेम्प्ट। ठीक है। तो ये कंपनीज के लिए अगर आप सोचते हो कि हम लोग एलिजिबल हो सकते हैं, तो रीजनिंग और मैथ्स के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। बाकी कंपनीज इतनी मेजर कंपनीज नहीं है कि जहां पर आपको इसके लिए तैयारी करना पड़ेगी कि लाइक बाकी जो कंपनीज हैं उसमें रिटर्न टेस्ट वैसे ही बहुत कम कंपनीज ने कर दिया है ऑर्गेनाइज करना। और अपने बेनिफिट के लिए अगर आप करना चाहो तो डेफिनेटली यू शुड डू दैट। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट राउंड, दैट इज रिटर्न टेस्ट। सेकेंड इज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है। अभी ग्रुप डिस्कशन कितना इंपॉर्टेंट है, ओके okay? कितनी कंपनीज ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज कराती है और किस तरह से कराती है। देखो ग्रुप डिस्कशन अभी भी हो रहा है, कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती हैं। इफ यू सी दैट some of the companies like public sector IOCL, वेदांता, ITC, इनका एक पैटर्न चला आ रहा है। उस पैटर्न के हिसाब से आज भी एक ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज करा था। तो अब आपको इसकी तैयारी करनी या नहीं करनी है, तो देखो अगेन अगर आपको लग रहा है कि हम ITC में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, वेदांता में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, नॉर्मली तीनों का क्राइटेरिया फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है। ठीक है। तो आपको फिर ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करना है। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा लास्ट टाइम, क्योंकि वर्चुअल प्रोसेस के बाद काफी कम कंपनीज ने ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट किया है। पहले होता था कि बहुत सारी कंपनीज ऑर्गेनाइज कराती थी, पूल कैंपस आता था, तो पूल कैंपस में उनको बहुत सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना होता था, तो फटाफट ग्रुप डिस्कशंस कराते थे। अभी वर्चुअल पे शिफ्ट हो गए हैं, तो वर्चुअल में दे आर स्ट्रेट अवे टेकिंग इंटरव्यूज रादर देन ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि आप समझ ही सकते हो ऑनलाइन में ग्रुप डिस्कशन किसका इंटरनेट चल रहा है, किसी का नहीं चल रहा है, और ऐसे करके बहुत हौच पौच हो जाता था। तो जीडीज की रिक्वायरमेंट पहले के कंपैरिजन में अभी 50% कम हो चुकी है। अगर पहले 10 में से 5 कंपनीज जीडीज कराती थी, तो आज 10 में से 2 कंपनी करा रही है, एक ही कंपनी करा रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका जो टाइम है बेसिकली वो सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो तो ज्यादा बेटर है। बोलने को तो हम आपको जीडी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो जीडी में हम लोग की सिंगल मोनोपोली रहती है। जब हम लोग के कैंडिडेट्स बैठते थे तो पहले से बात हो जाती थी कि ये लोग का तो होना ही है, राइट। हम लोग की इतनी रिगरस प्रिपरेशन होती थी। अगर आप आपके सीनियर्स से बात करेंगे, दोज हु वर पास्ड आउट इन 2018 2019, so they were like they cracked GD just like that. Okay, हम लोग इतनी रिगरस प्रिपरेशन कराते थे। सो आपको अगर लगता है कि यस हम लोगों के, और इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कि सर मेरे ये अटेम्प्ट्स हैं और ये मेरा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली मेरी क्या पॉसिबिलिटी है शॉर्टलिस्टिंग की, किस तरह की कंपनीज की शॉर्टलिस्टिंग की पॉसिबिलिटी है, तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर दूंगा कि आप इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी रख सकते हो। अभी तो हम लोग थोड़ा जनरलाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट ऑल्सो वी कैन डेफिनेटली डू। सो ग्रुप डिस्कशन और इसी का एक और वर्जन होता है ग्रुप केस स्टडी। ठीक है। नाउ ये एक अलग ही मैटर है पूरा, ग्रुप डिस्कशन ग्रुप केस स्टडी। ऑल्दो अगर आप मेरे से पूछोगे कि हम लोग रिटर्न टेस्ट और जीडी की तैयारी करें या ना करें कैंपस के हिसाब से, तो मैंने बता ही दिया है कि उसमें ये कंपनीज करती हैं, लेकिन अपने पर्सनल डेवलपमेंट के हिसाब से, मतलब अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो दोनों ही चीजें करिए। आप रिटर्न टेस्ट की भी तैयारी करो, क्योंकि ये आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करेगा। जीडीज भी आप करो, ये आपका नॉलेज इंप्रूव करेगा। ठीक है ना। तो आपको आइडियली तो जस्ट टू डेवलप यू एज अ पर्सन आपको दोनों ही करने चाहिए। उसमें काम आता है नहीं आता है वो एक सेकेंडरी बात है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंपस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज टेक्निकल प्रिपरेशन। आई थिंक हम लोग इसके ऊपर एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे आपको काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा। ठीक है।
ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी आ जाएगी बेसिकली क्या टेक्निकल राउंड के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो टेक्निकल इंटरव्यू ये कोई भी कंपनी हो 100% हर कंपनी में टेक्निकल इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, तो अब आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर, क्या छोड़ना है, और हम लोग का जो क्लासेस के अंदर फोकस होता है 75% भी फोकस ऑन टेक्निकल इंटरव्यू। देखो आपका टाइम क्रूशियल है, उसको इधर उधर की बातों में हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बहुत पिन पॉइंटेड प्रिपरेशन करना जरूरी है। कई सारे स्टूडेंट जैसे ही टेक्निकल इंटरव्यू का नाम आता है वो देखते हैं पढ़ते हैं कहीं पर कि हमें इंडेस पढ़ लेना चाहिए, इंडेस आर इम्पोर्टेंट, तो वो वापस फाइनल की बुक्स उठाते हैं और इंडेस की तैयारी चालू कर देते हैं। गलत अप्रोच है ये। फाइनल में अगर आपको इंडेस पढ़ना है उसकी अप्रोच अलग है, अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है तो उसकी अप्रोच कंप्लीटली अलग है। आपको यहाँ पे बहुत ही कम इंडेस पढ़ने हैं और उनको पढ़ना भी अलग तरह से। ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए हम लोग हम लोगों के जो टोटल 21 सेशंस होते हैं उन 21 में से हम लोगों के करीब करीब 12 सेशंस, 12 to 13 सेशंस इनफैक्ट इज ऑन स्पेंट ऑन टेक्निकल क्वेश्चंस। जो टेक्निकल क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं उसको हम लोग क्लास में कवर करते हैं, क्योंकि आपको अगर आंसर ही नहीं आएगा तो फिर ये क्लासेस का मतलब क्या है। आपको ये नहीं पता है कि आपको इस सिचुएशन में आंसर क्या करना है। ये तो पूरी दुनिया को पता है कि इंडेस इंपॉर्टेंट है, इंडेस 115 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता है। बट उससे क्या होगा, क्वेश्चंस जब तक आपको और उन क्वेश्चंस को आपने डिलीवर नहीं किया है क्लास के अंदर, राइट, तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेक श्योर कि हम लोग क्लास में टू वे कम्युनिकेशन करें। क्लास की जो साइज भी रखते हैं हम लोग, प्री रिजल्ट्स 30 स्टूडेंट्स की रखते हैं, पोस्ट रिजल्ट्स 60 से ज्यादा नहीं होने देते, क्योंकि मुझे ये रहता है कि आई शुड स्पीक विद एवरीवन, अदरवाइज इट वोंट मेक सेंस। अदरवाइज तो ये एक बहुत जनरलाइज्ड क्लास हो जाएगी। आप सोचोगे कि हम लोग तो इट इज जस्ट एन अनदर एमसीएस, आपने एमसीएस शायद अटेंड करी होगी, ये एक और एमसीएस कर रहे हैं, वैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, राइट। तो आप लोगों को टेक्निकल इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करनी। ठीक है, सो हर कंपनी का एक पैटर्न होता है। ठीक है, उस पैटर्न इन द सेंस उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है। ठीक है, तो क्विकली लाइक कुछ जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है, उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अगेन लाइक मैं वैसे हर सेशन में इसको कवर करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस आज कवर करूंगा ताकि आप उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट करें। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू सुना होगा आपने, राइट। एचआर इंटरव्यू अगेन किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो टेक्निकल इंटरव्यू का। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, अभी रिसेंटली हम लोग का एक स्टूडेंट अर्नस्ट एंड यंग में इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए। उनके 2 राउंड हुए टेक्निकल के और एक एचआर राउंड हुआ, राइट। तो फाइनल राउंड हुआ उनका एचआर राउंड, दैट वाज मोर ऑफ अ इनफॉर्मल which is more to finalize the thing। जो हार्डकोर एचआर राउंड था वैसा कुछ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एचआर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो ऐसा टेक्निकल के कंपैरिजन में आप बोल सकते हो कि टेक्निकल पे ज्यादा टाइम लगाना है, एचआर पे कम लगाना है। बट एचआर के जो क्वेश्चंस है उनको लाइटली लेना है तो उनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है टेक्निकल इंटरव्यू में भी एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो टेक्निकल राउंड जरूरी नहीं है कि हार्डकोर टेक्निकल होगा, हो सकता है 70% टेक्निकल हो रहा है, 30% उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि लाइक यू आर अ सिंगल चाइल्ड, हाउ विल यू मैनेज टू वर्क आउटसाइड योर होम टाउन, you are having a business at your home, how will you make sure that you will be stable in the organization। तो इसलिए एचआर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 100% क्लियर होने चाहिए। हो सकता है अलग से राउंड हो, अलग से या ना हो, बट इसके क्वेश्चंस पूछे जरूर जाते हैं। इट मे बी 1 2 3 4 डिपेंड करता है, बट 100% पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है,
तो एचआर राउंड की इस हिसाब से आपको डेफिनेटली तैयारी करनी है। एक्सक्लूसिव एचआर राउंड कुछ कंपनीज कराती हैं, जो बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो एक्सक्लूसिव एचआर राउंड भी कंडक्ट करती हैं। और उसमें देखा है मैंने कई मतलब लोग पहले मतलब वो कंपनीज का फोकस पहले एचआर राउंड पे रहता है, और इतना इंपॉर्टेंट रहता है कि वो वहां से एलिमिनेट भी कर देते हैं कैंडिडेट को। तो इसलिए एचआर राउंड इज इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन की अगर बात करें तो टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट। लास्ट इज एचओडी राउंड, राइट, फाइनल राउंड रहता है। ठीक है, दीज आर सम क्वेश्चंस, ये मैंने पिछले वेबिनार में भी डिस्कस करे थे। ठीक है, आप उसमें से देख सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर भी अगर इसमें से आप चाहो तो ये क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है, दिस इज अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। ठीक है, एलआर का क्वेश्चन है दैट स्टेटमेंट है बेसिकली, सम एक्टर्स आर सिंगर एंड ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, नाउ आपको कंक्लूजन निकालना है इसके अंदर। कंक्लूजन वन है सम एक्टर्स आर डांसर्स, एंड कंक्लूजन टू है नो सिंगर इज एक्टर। ठीक है, तो लेट मी सी योर आंसर्स। आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करते हैं, लेट्स सी। Yes, anyone? Option A, very good. Great. Raksha Jayesh, well done. You are right. Basically, first conclusion follows. Okay. So, ये एक सिंपल एग्जांपल है कंक्लूजन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का। इस टाइप के आप रीजनिंग में देखेंगे तो काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने कंपनीज आपको बताई हैं। ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 1 मिनट में इनको सॉल्व कर सको। ठीक है, सो ये एक बेसिक एग्जांपल था। इसी तरह से मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं टेक्निकल, जो मैंने आपको कहा था कि टेक्निकल क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं रिलेटेड टू इंडेस 115। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा और अच्छे से आंसर करें उसे। दैट अ सॉफ्टवेयर कंपनी इज बेसिकली टेकिंग 3 years to develop a software. Okay, and it is handing over that software after 3 years. ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, विप्रो फॉर एग्जांपल। विप्रो बनाती है एक सॉफ्टवेयर सपोज 3 years में, और वो सॉफ्टवेयर सेल करती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो 3 साल बाद वो उसको सेल कर देती है, मतलब 3 साल बाद हैंड ओवर कर देती है। 3 साल लगे उसको बनाने में, और आफ्टर 3 year उन्होंने उसको हैंड ओवर कर दिया, और फिर उसके बाद एसबीआई ने उनको पेमेंट कर दी। तो आपको मुझे बताना है, और इसको एक सिंपल वे में अगर लेते हैं तो 1 करोड़ ईच ईयर ले लेते हैं। हर साल 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ का वर्क करते हैं वो, और आफ्टर दैट 3 years 3 करोड़ एसबीआई विप्रो को पे कर देती है। तो अब आपको बताना है कि रेवेन्यू आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे फॉर दिस सॉफ्टवेयर कंपनी। 1 करोड़ ईच ईयर और 3 करोड़ आफ्टर 3 years, दैट इज द क्वेश्चन। जो भी आंसर देना चाहते हैं अनम्यूट करके अपना आंसर दीजिए। चलो एक काम करते हैं, जिस जो भी सही आंसर देंगे टेक्निकल के, उनके लिए प्राइज है। ठीक है, तो प्राइज, और प्राइज भी 2 तरह से है। आपको कैश प्राइज प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट, राइट, दोनों चीजें रहेंगी। अब थोड़ा कॉम्पिटिटिव बन जाएगा माहौल। ठीक है, मजा आएगा डिस्कशन करने में। सो बताइए। बट आपके लिए कंडीशन ये है कि अनम्यूट करके आपको आंसर देना है। ठीक है ना, इंटरव्यूज में कैसा है, आंसर करना है आपको, ओवरऑल आंसर करना है। ठीक है, लिख के तो करना नहीं है।
सो ओरली आंसर करो, जयेश, मुस्कान, कविता। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग, अनम्यूट करके आंसर करिए। सो इंटरव्यू की तरह आपको इसको लेना है, इस राउंड को, एज इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एन इंटरव्यू। इफ यू विल गिव एन आंसर, इंटरव्यू विल क्रॉस क्वेश्चन यू। वो क्रॉस क्वेश्चन करेंगे अब आपसे, फिर आपको आंसर करना है, फिर आपको क्रॉस क्वेश्चन आएगा, फिर आपको आंसर करना है। इस तरह से वी नीड टू मेक इट अ डिस्कशन राउंड। तो यस, आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? यस यस, आगे आइए बिल्कुल, सोचिए मत, क्योंकि ओके, फोन में प्रॉब्लम है। जिनको देखो, जिनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा है वो ठीक है, बाकी दोज हु कैन, डेफिनेटली दे शुड। उसका एक रीजन है, आप लोग एक आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ बेसिकली। ऑल राइट, कोई भी अनम्यूट करने के लिए रेडी नहीं है। देखो, पहली बात तो वो आप लोग रेडी रहो। देखो, आपको लिख के आंसर नहीं करना है। आप लोगों को पिछले 5 साल में यही आपकी प्रैक्टिस हुई है। यू आर गुड इन राइटिंग, वेरी गुड इन राइटिंग। अब इस मोड को कैसे बदलोगे इतना फास्ट, ये प्रैक्टिस करना है अब आपको। यू नीड टू स्पीक अप। ठीक है, आप लास्ट टाइम आई थिंक ओरिएंटेशन प्रोग्राम GMCS, इसमें आप लोगों ने स्पीकिंग करी थी, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। अभी लाइक दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको बोलना है। और क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहता है हमारी क्लास में जिनको हम लोग ये बोलते हैं कि अब आप केवल सुन के चले जाओ। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। सभी अनम्यूटेड रहते हैं, एंड वी स्पीक, वी एनकरेज देम टू स्पीक। ठीक है। सो आप लोगों ने जो आंसर्स करे हैं, राइट, अगर यही आप ओरली मुझे बोलोगे 1 करोड़ ईच ईयर, बेस्ड ऑन वर्क कंप्लीशन बेसिस 1 करोड़ ईच ईयर, 3 करोड़ आफ्टर 3 years, 1 करोड़, ये सब मुझे अलग अलग आंसर्स आए, राइट। जैसे जयेश का आंसर मुझे आया है बेस्ड ऑन वर्क कंप्लीशन बेसिस 1 करोड़ ईच ईयर। मुस्कान का भी यही आंसर है, 1 करोड़ ईच ईयर। और कविता का है 3 करोड़ आफ्टर 3 years। ठीक है। तो आप अगर ये आंसर्स करोगे तो ये गलत आंसर्स हैं, दीज आर रॉन्ग आंसर्स। ठीक है। इफ यू आर गिविंग दीज आंसर्स, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि प्लीज अनम्यूट करके बोलो। ठीक है। तो ये समझना है आपको कि टेक्निकल इंटरव्यूज में यही प्रॉब्लम आती है कि हम लोग इसको CA फाइनल के एग्जाम की तरह आंसर सोचते हैं। वैसा नहीं है, आपको प्रैक्टिकली सोचना है इसके अंदर। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन बेस्ड यू नीड टू वर्क अलॉट। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। ठीक है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को आपको प्रैक्टिकल समझना है। इसके लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपने आर्टिकलशिप, आपने बोला कि हम लोगों ने तो आर्टिकलशिप में कुछ फेस ही नहीं करा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आर्टिकलशिप में नहीं फेस किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई टेल यू कि क्या करना है एग्जैक्टली, आप किस, क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से करना है। So two things are very important. One is that please prepare for INDES 115। ठीक है। अब INDES 115 प्रिपेयर करने का मतलब क्या है? अगर अभी आप सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो एक बार पूरा 115 कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो, या कोई शॉर्ट वीडियो हो उसको देख लो। ठीक है। एक बार ओवरव्यू ले लो। सपोज आपने ग्रुप 1 बहुत पहले क्लियर कर लिया था, ठीक है, और आपका टच छूट चुका है इंडेस से, तो सबसे पहला इंडेस कौन सा उठाएंगे आप? इंडेस 115। ये भी नोट कर लीजिएगा प्लीज कि आपको इंडेस 115 उठाना है। ठीक है। अब इस इंडेस 115 का कितना इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंडेस 115 जितनी भी बिग फोर्स है, अगर उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट प्रोफाइल के लिए आप जाते हो तो वहां पर इंडेस 115 के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो।
आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है कि इन्होंने 115 का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हो, इतना इंपॉर्टेंट है। एक्सेंचर की अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम वेदांता की बात करें, विप्रो की बात करें, टीसीएस की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, हर जगह 115 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द मोमेंट यू स्टार्ट preparing for India's, pick up India's 115 and start reading it. तो अभी अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो 115 लेकर देखो आप ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो उस कॉन्सेप्ट में छुपा है जो आपने पढ़ा है, दैट व्हाट इज you will recognize revenue over a period of time or at a point in time. बट ये मैं आपको बता सकता हूँ इतने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि थियोरेटिकली सबको पता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ पॉइंट इन टाइम, बट जब उसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो भयंकर कंफ्यूजन, पीपल आर सुपर डुपर कंफ्यूज्ड कि उसको करना क्या है। मतलब थियोरेटिकली आई कैन राइट इट, तो आपका आप थियरी से काम नहीं चलेगा। नाउ यू शुड हैव अ अप्लाइड नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी करिए, और दिस इज द आंसर इज इनटू एट अ पॉइंट इन टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, बट अगेन थोड़ा बेटर रहेगा इफ यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड कैन आंसर, ठीक है। उसके बाद एज पर Ind AS, राइट, should we show land at cost or not? Ind AS के हिसाब से लैंड को आप कॉस्ट पे दिखा सकते हो या नहीं दिखा सकते हो? यस प्लीज, जयेश। सर एज पर इंडेस लैंड को आप दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो एक एट कॉस्ट या फिर एक नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू मींस? नॉमिनल वैल्यू लाइक, मतलब जैसे बुक्स में तो पढ़ा है 1 रुपीज या कोई भी नॉमिनल वैल्यू। At nominal value, no, it is not a grant, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है ये, हम तो प्रॉपर लैंड की बात कर रहे हैं। ओके, बट गुड ट्राई, यस, अच्छी बात है आपने अनम्यूट करके बोला, राइट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कॉन्सेप्ट्स तो हम लोग रिवाइज कर ही लेंगे। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू आंसर सेम क्वेश्चन? Sir, यस प्लीज। I think land should be recorded at its fair value at the end of each balance sheet date. Land should be recorded at fair value, right? Not at cost. Yes, sir. Okay. Fair value or at the NRV. NRV. आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे या फिर आप इसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करोगे? ओके, तो देखो, योर आंसर इज राइट। ओके, सो अच्छी बात है रक्षा, योर आंसर करेक्ट है। लेकिन अगेन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि इंटरव्यूअर कोशिश करेंगे आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को आपके आंसर्स में कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। बट यस, योर आंसर इज राइट। ओके, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, एज पर Ind AS ऑल असेट्स आर वैल्यूड एट फेयर वैल्यू। Ind AS का मेन कॉन्सेप्ट ही फेयर वैल्यूएशन, ठीक है। सो लैंड विल बी डेफिनेटली वैल्यूड एट फेयर वैल्यू, and we have two models available for that. Either we can use cost model or we can use revaluation model. So this will be a complete answer. Clear आपको?
ओके, बट गुड जॉब, यू विल डेफिनेटली गेट द प्राइज, यस, क्योंकि आपका आंसर करेक्ट है। बट यस, आपको क्रॉस क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो ये क्रॉस क्वेश्चंस के लिए आप तभी रेडी रहोगे जहां पर आप बार बार इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को जब भी कैंपस की तैयारी स्टार्ट करनी है, इसी तरह से करनी है कि आपका इंटरेक्शन, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो, मेरे साथ इंटरेक्शन हो, आप बोलो, फिर कोई आपको कंफ्यूज करें, फिर आप अपने कॉन्सेप्ट सोचो, इस तरह से वी नीड टू। अभी लाइक बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, रेगुलरली हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स को पता होता है लेकिन नहीं बोल पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, और ये इसलिए आता है क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्ट नहीं करते। चलिए, एनीवेज, बट गुड जॉब रक्षा, गुड आंसर, एंड जयेश यू आल्सो गिवन गुड आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, दैट विच वन इज अ बेटर ऑप्शन फॉर अ स्टार्टअप फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट गुड टू रेज डेट और इज इट गुड टू रेज इक्विटी? कॉस्ट के एंगल से अगर बात करते हैं तो स्टार्टअप के लिए डेट अच्छी है या इक्विटी अच्छी है? Sir, should I? यस प्लीज। सर आई थिंक जितना इक्विटी के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे उतना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि फिर फाइनेंशियल एवरेज का बेनिफिट मिलता है। जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर डेट के थ्रू इन्वेस्टमेंट है तो प्रॉफिट्स पूरे इंटरेस्ट को रीपे करने में चले जाते हैं और उसको बिजनेस में रीइन्वेस्ट नहीं कर पाता। ऑल राइट, ओके, गुड ट्राई, इज गुड, गुड आंसर। और कोई आंसर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं? It's the same point of view. I think it should raise by equity only, because if we take debt and our asset is less than less and we can't pay our debt, then it's very hard to overcome that losses, and it can, मतलब मार्केट में हमारा नाम भी, वो भी स्टार्टअप है तो दे नीड देयर नेम ब्रांडिंग इन द मार्केट। तो डेट ज्यादा कोई बैंक देने को रेडी नहीं होगा स्टार्टअप्स के लिए। अगर हम डेट पे जाते हैं तो इट्स बेटर टू टेक इक्विटी। ऑल राइट, ओके, गुड ट्राई। सो देखो, आप लोगों को इसमें ये पॉइंट समझना है कि हम लोग क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, बेसिकली क्वेश्चन ये है कि फॉर अ स्टार्टअप which is more cost effective, is it debt or equity? now cost effective का मतलब क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ डेट कम है या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है। कॉस्ट ऑफ डेट का क्या मतलब होता है? कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है जहां से भी आपने डेट रेज करी है, सपोज आपने बैंक से लोन लिया है 10% पे, तो पोस्ट टैक्स 30% या 25% मान लो, तो 7.5% इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ डेट है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? सो इसका आंसर आपको देखना है कॉस्ट ऑफ डेट वर्सेस कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से, नॉट कि लाइक हम लोग के लिए क्या कन्वीनियंट है, इक्विटी कन्वीनियंट है रेस करना या डेट कन्वीनियंट, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी बता सकें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाली जाती है तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सर यस, सर उसका फॉर्मूला एसएफएम में जो पढ़ा था वो आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा करके वेरी अपन गुड, कॉस्ट क्या निकालते हैं। फैंटास्टिक आंसर, सीएपीएम मॉडल, राइट, वेल डन। हाँ सर। यस, सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी सबसे जो कॉमन मेथड है कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने की, वो है सीएपीएम मॉडल, जो इन्होंने बताया, राइट। तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे और इसके कंपैरिजन के बाद वी कैन कंक्लूड वेदर कॉस्ट ऑफ डेट इज हाई और कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज हाई, ठीक है। तो आपको आंसर्स जो देने हैं वो थोड़े से फंडामेंटल अगेन सर्च करने, बट आई कैन टेल यू कि इतने हम लोगों ने इंटरव्यूज के राउंड देख लिए हैं कि
अब ये होता है कि लाइक जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 70% क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके होते हैं क्लास में। तो डोमेन जो है वो करीब करीब एक फिक्स हो गया है, लाइक इतने क्वेश्चंस में से आता है। कुछ नए क्वेश्चंस ऑब्वियसली हर बार पूछे जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस क्या है, आपका डिस्कशन कहाँ चला गया है। लेकिन 70-80% जो क्वेश्चंस अगर हम बात करते हैं तो वो उसी रेंज में रहते हैं, ठीक है। तो क्लास में आपको इन चीजों में एक्टिव रहने की बहुत जरूरत है कि टेक्निकल क्वेश्चन को हम सही वे में कंसेप्चुअली हम समझ के सही आंसर कर रहे हैं या नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडेस 115 पढ़ लेना है, इंडेस 116 पढ़ना है, ठीक है। अगर सीक्वेंस की बात करें तो आप लोग नोट कर लो सबसे पहले इंडेस कौन से इंडेस आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, कौन से बाद में पढ़ने हैं, ठीक है। बिकॉज यू जस्ट वांट टू स्टार्ट। सो इंडेस 115 आप सबसे पहले पढ़िए, फिर इंडेस 116 पढ़िए, उसके बाद इंडेस 16 पढ़िए, जो अभी हमने लैंड वाला जो क्वेश्चन दिया है, राइट, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद आप पढ़िए इंडेस 2 इन्वेंट्री, ठीक है। ये चारों बड़े इंपॉर्टेंट इंडेस हैं। इसके बाद फिर आ जाता है इंडेस 12 डेफर्ड टैक्स एसेट एंड लायबिलिटी। उसके बाद आ जाता है ईपीएस, ठीक है। इसी सीक्वेंस में कोशिश करिएगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उसके बाद, ओके। बट आई थिंक जब आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 4 इंडेस आप पहले पढ़ लो, 115, 116, 16 एंड 2, ठीक है। तो ये 4 इंडेस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए थॉरोली, और उसके प्रैक्टिकल अप्लाइड क्वेश्चंस जो है उसको आप आंसर करने के लिए रेडी हो गए, तो इंडेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जहां तक एफएम का सवाल है, एफएम कंपनीज जो फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज आती हैं, ठीक है, वो पूछती हैं, बट इनका जो फोकस होता है बेसिकली, जैसे ये क्वेश्चन मैंने एक पूछा आपसे, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये वो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता है, लेकिन अगेन इनका जब मैं एप्लीकेशन पूछूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलो तो मैं एक और आपको क्वेश्चन पूछता हूँ एफएम का। शुड आई आस्क? ओके, सो देखो, मैं इसको टाइप कर रहा हूँ बेसिकली क्वेश्चन को। रिस्क फ्री रेट इज 6%, ठीक है, एंड IRR of the project is 12%. RF is 6% and IRR is 12%. ठीक है. Now my question to you is, if you are an investor and you see that IRR of any project is giving you 12% return, then you will accept this project or you will reject this project. Yes. Sir, we will accept this project You will because accept. internal. Oh yes, right. You will accept this project, and what is the reason of that? Sir, since debt if raised, if the money is invested in market, then we will receive the return of 6%. While on the other hand, if we invest the money in the project, we will receive a return of 12%. So which is definitely more. Okay, all right. और बताइए. Good try. So I am very happy कि at least आप लोग बोलना स्टार्ट कर रहे हो. Okay, रक्षा and Jayesh, मुस्कान, that's a very good part. Okay. और ये बिल्कुल नहीं सोचना है आपको इन these sessions कि हम लोग गलत आंसर कर रहे हैं या सही आंसर कर रहे हैं.
वो बहुत ही सेकेंडरी बात है, वो आपका अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि तो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है टू स्टार्ट स्पीकिंग। ठीक है, सो यस, बताइए एनीवन सेम क्वेश्चन? You will accept it or not accept it? So interview में you will hardly get 5 to 10 seconds to think. Okay, तो आपको immediately कुछ तो response करना ही है। तो बताइए, अगर आप इंटरव्यू में होते, आपसे पूछा जाता कि if the RF is 6%, IRR is 12%, you will accept the project or not accept it? कुछ तो आंसर आप करते हैं 100%, क्या आंसर करते हैं? ऑलराइट, सो आई बिलीव आप लोग थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, कहता है बोलिए बोलिए। if IRR is more than मतलब return from investment like project is more than the market return, then we should obviously invest in this project. Like if we invest मतलब अगर हम किसी और बैंक वगैरह में इन्वेस्ट करें और उससे ज्यादा हमें इस प्रोजेक्ट से रिटर्न मिले, then we should go for this project. I think we should invest in this project as IRR is more than the required rate of return. ऑलराइट, ओके। सो जो मुस्कान ने आंसर दिया है, उन्होंने बोला है कि यू विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और आई थिंक सेम आंसर ही रक्षा का भी था। ठीक है, अभी देखो, ये आपको क्लैरिटी लेकर आनी है, क्योंकि देखो जब आप अगेन क्वेश्चन पढ़ते हो तब आपका माइंड अलग तरह से वर्क करता है, और जब आप क्वेश्चन सुनते हो तो आपकी लिसनिंग स्किल्स मैटर करती है, और लिसनिंग स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या रिटर्न एग्जाम से ओरल एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या दिया है, RF इज 6%। सो इस क्वेश्चन में RF जो 6% दिया है उसका कोई यूज नहीं है। ये एक इंफॉर्मेशन है जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई, इसका कोई यूज नहीं है। आप डिसीजन जब लेते हो तो आप IRR को देखते हो कि ये इस प्रोजेक्ट से मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है, और दूसरा आप देखते हो कि मेरी कॉस्ट कितनी। मेरी कॉस्ट अगर 10% है तो अच्छी बात है, आई एम गेटिंग 2% ओवर एंड अबाउ माई कॉस्ट। बट इफ माई कॉस्ट इटसेल्फ इज 15%, सो मैं तो कॉस्ट भी नहीं रिकवर कर पा रहा हूँ, देन आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो क्वेश्चंस आपको सिंपल ही आएंगे, लेकिन इन अ मॉडिफाइड वे। आप सबने एनपीवी IRR पढ़ा है, ठीक है, क्वेश्चन वही है बट उनके फॉर्म्स बदल जाते हैं जब वो पूछे जाते हैं। और दूसरी डिफिकल्टी आती है कि जब हमसे पूछा जाता है एंड वी हैव टू स्पीक अप, क्योंकि ये एक आपके लिए थोड़ा सा नया राउंड है। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू नीड टू प्रिपेयर। तो आप लोगों को प्रिपरेशन इसी स्टाइल में करनी है कि मोर ऑफ अप्लाइड क्वेश्चंस, जितने अप्लाइड बेसिस के क्वेश्चंस आप करेंगे उससे आपको एक क्लियर होगा हर कॉन्सेप्ट का अप्लाइड नॉलेज। और दूसरा, जितना आप बोलोगे राइट, उतना आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसके ऊपर क्या क्रॉस क्वेश्चन। ठीक है, सो ये किस इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद समझ लेना। एक तो कॉस्ट ऑफ, एक जो तैयारी करना चाहिए आपको करनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं करंट रेशियो के ऊपर, एक क्वेश्चन आते हैं रेशियो एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप FM स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेशियो एनालिसिस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड NPV IRR, राइट। अगर आपने तीनों को कॉन्सेप्चुअली समझ लिया, ठीक है, और फिर हर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, तो बहुत आपके लिए इजी हो जाएगी चीजें, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए हायर करती हैं उनके पास इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहली बात हमने कर ली इंडेक्स को लेके, इंडेक्स इंपॉर्टेंट इंडेक्स आप क्लियर हो गए। उसके बाद FM में अगर आप कर रहे हो तो ये मैं प्राइमरी प्रिपरेशन बता रहा हूँ आपको, जो आप आज कर सकते हो, मतलब इन बिफोर रिजल्ट्स आर आउट। ओके, इसके बाद और आगे आते हैं। इसके बाद
टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को टैक्स के अंदर इंटरेस्ट होता है, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर। कितने आप में से कितने लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं? ओके, सो आपको बेसिकली क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहली तैयारी ये करना है कि जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ठीक है ना, उनको आप पढ़ना स्टार्ट करो। तो अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को मॉक इंटरव्यू के लिए तैयार कराया था, तो सारे ही क्वेश्चंस उनके जो स्टार्ट हुए थे वो लेटेस्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टार्ट हुए थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। ओके, वो नहीं देखना है आपको। अगर वो चीजें आ चुकी है, फॉर एग्जाम्पल अभी जीएसटी की जो लास्ट काउंसिल मीटिंग हुई थी, वो हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, लेकिन उस काउंसिल मीटिंग में जो भी अपडेट्स थे, ठीक है, उस अपडेट्स को आपको पता होना बहुत जरूरी है, और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ अमेंडमेंट हुआ है, अगर कोई नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है अगर, तो वो आपको पता है। तो टैक्स के अंदर अगर आप जाना बनाना चाह रहे हो करियर, पहली चीज जो करना है आपको वो एटलीस्ट जो अपडेट्स हैं, उन अपडेट्स को आप लोग अच्छे से रन थ्रू करना स्टार्ट करो। अगर वो इनडायरेक्ट टैक्स में इंटरेस्ट है आपका तो आईडीटी, डायरेक्ट में तो डीटी, ठीक है। उनकी अपॉर्चुनिटीज मिलती है या नहीं मिलती है, अगेन जैसा मैंने आपको बोला था कि ये एक काफी डिटेल्ड डिस्कशन था हमारा, और ये हमने जो प्रीवियस वेबिनार था हमारा उसमें इसको भी डिस्कस किया हुआ कंप्लीटली। तो अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि किस तरह की कंपनीज आती हैं, किस तरह की शॉर्टलिस्टिंग होती है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप लोग प्रीवियस वेबिनार जो ग्रुप में अपलोडेड है उसको देखिएगा। सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही केस में नए सेक्शंस हैं, ठीक है ना, उन सेक्शंस के ऊपर थोड़ा आपको फोकस करना है। प्लस आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। टेक्निकल इंटरव्यू में आपके आर्टिकलशिप से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो अगर आपने बहुत ही बेसिक वर्क करा है, जैसे कि लाइक केवल रिटर्न फाइल करें आपने, तो केवल उतने से काम नहीं चलेगा। इन इंटरव्यूज के लिए आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कि लाइक व्हाट एक्स्ट्रा हैव यू डन अपार्ट फ्रॉम रिटर्न फाइल, जस्ट रिटर्न फाइल, ठीक है। आप में से कितने लोग बिग फोर के लिए इंटरेस्टेड हैं? बिग फोर में कितने लोग जाने का सोचते हैं कि लाइक हम लोग बिग फोर स्टैट्यूटरी ऑडिट से अपना करियर स्टार्ट करेंगे? ओके, सो ओनली वन। देखो, ये भी जो करियर रिलेटेड डिस्कशन है वो तो हमने ऑलरेडी किए हैं, लेकिन बिग फोर डेफिनेटली अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ऑडिट के क्वेश्चंस है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो आपको केवल और केवल ऑडिट फॉर्म्स में काम आएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बिग फोर के लिए बिग फोर बिग 10 फॉर्म्स जो है वहीं पे पूछा जाता है, व्हाट इज मटेरियलिटी, व्हाट इज गोइंग कंसर्न, हाउ इज इंटरनल ऑडिट डिफरेंट फ्रॉम इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, व्हाट इज ईओएम पैरा। ये सब क्या है? बेसिकली क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन योर बिग फोर और बिग 10 सॉर्ट ऑफ कंपनीज। बाकी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको आप स्टैट्यूटरी ऑडिट में अपना करियर बनाना चाहते हो, तब आपको वो ऑडिट के क्वेश्चन पढ़ना है। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा उसमें कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आएगी तो हम नहीं पढ़े, तो डेफिनेटली ठीक है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब मैं आपको ये भी रियलिटी बता देता हूँ कि मैं ये आपको 100% बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आज जितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका जो भी थॉट प्रोसेस है कि हम इसमें जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि आप में से हर कोई बिग फोर का इंटरव्यू में बैठने वाला है। आपका मन है या नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आगे सिचुएशन क्या होने वाली है। तो आप में से हर कोई बिग फोर के इंटरव्यू में बैठने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑडिट के भी क्वेश्चंस देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अगर अभी आपको स्टार्ट करना है ऑडिट के क्वेश्चन, सबसे पहले कारो 2020 का फॉर्मेट और शेड्यूल 3 के जो चेंजेस हैं, राइट, ये दोनों आप अच्छे से पढ़ लो। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, कारो 2020 और शेड्यूल 3 के चेंजेस।
तो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। बाकी ऑब्वियसली और भी इसमें टॉपिक्स रहते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम लोग आगे कवर करेंगे, बट जस्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन, यू कैन डू विद दैट। सो जो टेक्निकल आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है, उसको मैं वापस से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स पिक करिए, ठीक है। इंडेक्स में इंडेक्स 115, 116, 16 एंड 2 ये कंप्लीट करिए सबसे पहले। उसके बाद अगर आप ऑडिट फॉर्म्स के लिए जाना चाहते हैं तो ऑडिट फॉर्म्स के लिए कारो 2020 एंड शेड्यूल 3 के चेंजेस, ठीक है, इनको उठाइए। उसके बाद आप अगर एफएम के लिए भी हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड रेशियो एनालिसिस, ठीक है। और ये सब आपको थियोरेटिकली नहीं पढ़ना है, इसको आपको ऐसे सोच के पढ़ना है कि अगर मैं इनको रियल लाइफ में अप्लाई करना है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या रहेगा, तो हम कैसे इसको अप्लाई करें। प्रैक्टिकल एंगल से आपको सोच के इनको अप्लाइड लेवल के ऊपर समझ के करना है। और अगर आपको टैक्स में जाना है तो चेंजेस, जो की चेंजेस हैं, ठीक है, जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स है वो लेटेस्ट डेवलपमेंट आप राइट। एचआर के क्वेश्चंस का एक पर्सपेक्टिव है, राइट। तो एचआर के क्वेश्चंस को आप आज एकदम से प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर मेरे से हर बार जब भी मैं इंटरव्यू का सेशन लेता हूँ, मुझे हर बार स्टूडेंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर वीकनेस क्या बताएं। तो प्रॉब्लम ये है कि वीकनेस ये एक पूरा डिस्कशन है, ठीक है। उस डिस्कशन का जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है। या फिर हम हमारा 5, 10, 15 ईयर डाउन द लाइन प्लान क्या बताएं। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट में ही ये डिस्कशन हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस को बस ध्यान रखो, ये आप एंड मोमेंट पे भी तैयार कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है, उस टाइम टेकिंग एक्टिविटी में जो अभी हमने बातें करी है, वो टाइम, उसमें टाइम लगता है, तो उसको आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। एक और चीज जो आप कर सकते हो वो है आर्टिकलशिप से रिलेटेड दो चीजें। इनफैक्ट अभी हमने दो बातें और करनी है, उसके बाद विल कंक्लूड दी सेशन। वन इज आर्टिकलशिप। Is articleship experience important? Yes, very important, because they'll ask you, tell me about your articleship experience. आप बोलोगे yes, I did articleship in the statutory audit and taxation related work. They will ask you, okay, tell me what statutory audit have you done and what are your key observations over there. आपने बोला कि like I did the statutory audit of a manufacturing company and I was taking care of revenue over there. They will ask you, okay, tell me the entire revenue audit process. फिर आप बताओगे कि लाइक आपने ये चेकिंग करी, वाउचर्स को चेक करा, इसको चेक करा, उसमें वो पूछेंगे फिर उसमें ऑडिट फाइंडिंग्स क्या है आपकी, ठीक है। फिर आप अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स बताओगे। तो ये एक टिपिकल डिस्कशन है जो आपका होने वाला है रिलेटेड टू आर्टिकलशिप। तो अब सवाल ये है कि आर यू रेडी। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिट के इंटरव्यू में जाते हो तो आर यू रेडी विथ योर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस और नॉट। तो 50% मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं जो रेडी नहीं रहते हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप को काफी टाइम हो चुका होता है। तो अगेन टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। व्हाट यू शुड डू इज प्लीज प्रिपेयर स्टैट्यूटरी ऑडिट एक्सपीरियंस इन एडवांस। स्टैट्यूटरी आर्टिकलशिप ऑडिट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, सम ऑब्जर्वेशन, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो होता है ना, लाइक कि depreciation was not charged as per useful life of the asset, and that's why depreciation was not calculated in the right manner, and there was under depreciation was charged or over depreciation was charged. इस तरह के जो ऑब्जर्वेशंस है उनको रेडी रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अगेन ये भी बहुत टाइम लगता है इस तरह के ऑब्जर्वेशन प्रिपेयर करने में, तो आप ये टाइम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो लास्ट पॉइंट है बेसिकली दैट इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के लिए अगेन मैंने आप लोगों को एक ग्रुप में ही एक हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है,
आपको लग रहा होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे, बट अगेन मेरा सजेशन है कि अभी से प्रिपेयर कर लो। उसे आप कर सकते हो, बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन ये चीजें जो आप पहले तैयार कर सकते हो उसको बाद पे मत छोड़ो, ठीक है? पहले ही तैयार कर लो, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। जितनी बार आप अपना इंट्रोडक्शन बोल दोगे उतना आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है? तो जो हम लोगों का यूट्यूब वीडियो है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, उसको अच्छे से देख लो। अगेन मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सारे हमारे वीडियोस ऑलमोस्ट 2 आवर्स 1 आवर इस टाइप के हैं, तो आराम से टाइम निकाल के देखो उसे। लेकिन आई एम श्योर जो आपको पॉइंट्स उसमें मिलेंगे, राइट, वो पॉइंट्स यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर एल्स, क्योंकि ये मैं आपको अपने प्रैक्टिकल लर्निंग से बता रहा हूँ। इतने स्टूडेंट्स को डील करने के बाद उनको जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है, उन प्रॉब्लम को फिर हम लोगों ने रिवाइज करा है। तो एवरी दिस इज द 5th ईयर, मतलब 10 अटेम्प्ट्स, एंड विद एवरी अटेम्प्ट वी रिवाइज आवर सिलेबस, ट्रेनिंग का सिलेबस। इतने रिविजन्स के बाद आप समझ सकते हो कि 10 टाइम्स हो चुका है जो हम लोगों का ओरिजिनल सिलेबस था उसमें कितनी चीजें इंक्लूडेड होंगी, कितने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इंक्लूडेड होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है? तो उसको आप एक बार अच्छे से इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टॉपिक को कंप्लीटली देखिए, ठीक है? सो दिस इज ऑल द पॉइंट्स, जीडीज एंड ऑल। ये मतलब अगेन जैसा मैंने आपको बताया कि जीडी इज डेफिनेटली not that important which it was earlier, but again for me it is very important that you should have a complete clarity about how to crack group discussions. तो उसके लिए भी we have a video available, मैं वो वीडियो आपको भेज दूंगा, उस वीडियो को आप देखो और उसके बेसिस पे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? फिर कुछ करियर रिलेटेड आपको डाउट्स रहेंगे। करियर रिलेटेड डाउट्स के लिए तो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। थोड़ा सा मैं आपको हम लोगों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो थोड़ा उससे रिलेटेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी ऑल अबाउट। ऑल्दो यू मस्ट बी क्लियर कि हम लोग यही सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो अभी डिस्कस किए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों का अराउंड 15 + 6 डेज का रहने वाला है, ठीक है? टोटल 21 डेज, ठीक है? सो ये जो 21 डेज रहते हैं, इन 21 डेज में से 15 डेज कोर प्रिपरेशन के रहेंगे, ओके, जिसमें आपको रेज्यूम में बिल्डिंग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आर्टिकलशिप प्रेजेंटेशन, इन डेज के जो आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं उस तरह से। so in days we will have at least 3 to 4 classes, okay, very very rigorous class। मतलब आपको जो आज हमने देखा है वो सैंपल है बेसिकली, इससे काफी ज्यादा क्रिटिकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप केस बेस्ड क्वेश्चंस फेस करोगे। सिमिलरली ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चन, अब जैसे अगर आपसे मैं बोलता हूँ कि डिफाइन मटेरियलिटी, तो आप बता दोगे मटेरियलिटी कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्वीक करके बोलता हूँ कि इफ यू आर गोइंग फॉर एन ऑडिट फॉर हॉस्पिटल्स एंड देयर रेवेन्यू इज 100 crore, हाउ मच मटेरियलिटी लेवल विल यू कीप ओवर देयर, ठीक है? तो आंसर आपका अलग हो जाएगा फिर, मतलब वो प्रैक्टिकल आंसर। तो इस तरह के जो ऑडिट में जो अप्लाइड ऑडिट है वो आपको क्लैरिटी यहीं से मिलेगी। तो ये हम इस क्वेश्चंस लेंगे इसके अंदर, ऑडिट, देन एचआर इंटरव्यूज, एज आई टोल्ड यू। one session will be on questions which are related to investment banking, तो cost of debt, cost of equity, valuation, इस तरह के क्वेश्चंस जो आते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो बैंक में क्रेडिट मैनेजर की प्रोफाइल होती है, राइट, दैट इज आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन जीएसटी एंड इनकम टैक्स, ठीक है? तो सारा ही जो सिलेबस है आपका, राइट, दैट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट व्हाट ऑल यू शुड प्रिपेयर, irrespective of whether you have good articleship experience or not, whether you have more number of attempts or lesser number of attempts, right? So technical responsibility is entirely on us, okay? मैं नहीं बोलूंगा आपको कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब आप घर जाके पढ़ लेना, नहीं, हम लोग क्लास में उसको कवर करते हैं। घर पे 20% ही आपको काम करना है, 80% आपके क्लास में कंप्लीट होगा, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो होम एक्टिविटी होती है वो नहीं हो पाती है इसमें, बिकॉज द वे इज कम्प्लीटली डिफरेंट।
और बाकी लाइक जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्सन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ऑल आवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल। अभी हम लोगों का एक काफी बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसमें आपको कंपनी वाइज काफी सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, राइट। Then mock interviews, yes, mock interviews certainly, because हम लोग बैच साइज स्मॉल रखते हैं, तो mock interviews की responsibility I directly take on myself, because बहुत जरूरी है कि आपके mock interviews ऐसे हों जिसमें आपके टैक्स से रिलेटेड, इंडेस से रिलेटेड, एफएम से रिलेटेड और ऑडिट से रिलेटेड सारे ही कॉन्सेप्ट चेक। अगर मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अलॉट कर देता हूँ हु इज गुड इन ऑडिट, वो आपका केवल ऑडिट रिलेटेड ही इंटरव्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि सारे ही इंटरव्यूज आई डू कंडक्ट माई सेल्फ, ठीक है। तो उसमें आपके चारों एंगल्स जो हैं, ऑडिट, टैक्स, फाइनेंस एंड रिपोर्टिंग, सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज समथिंग। जिन लोगों का हमको लगता है कि ग्रुप डिस्कशंस का जिनको इंटरेस्ट है, और उनके लिए ग्रुप डिस्कशन सेपरेटली ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग ऑर्गेनाइज सभी के लिए करते हैं, लेकिन ऑप्शनल रखते हैं कि जिन लोगों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेशन की, उन लोगों के लिए इट विल बी मोर। ये जो 6 days हैं बेसिकली, दीज आर एक्स्ट्रा 6 days, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियस, आई मीन दैट इज द एंटायर कवरेज। और ये जो 6 days आप देखते हो, इसमें बेसिकली हम लोग एंड मूवमेंट आपको सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। सपोज आज आप प्री रिजल्ट्स बैच में आ जाते हो, तो प्री रिजल्ट्स के बाद आपको लगेगा कि हमारी तो क्लासेस अभी कंप्लीट हो गई 15 days में, तो फिर क्या होगा। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पोस्ट रिजल्ट्स बैच में आप फिर आ जाओ, राइट, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मैंने तो कंप्लीट कर लिया ऑलरेडी 15 days में, तो आप जो हम लोगों के 6 days हैं एडिशनल डेज, उसमें जरूर आना है। वो 6 एडिशनल डेज क्या है, वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है करियर रिलेटेड डिस्कशन के लिए। कैंपस का फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सा सेंटर सिलेक्ट करना है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप लोगों को जो क्वेश्चंस रहते हैं, लाइक मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ऐसा है और मुझे उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके लिए। और जो हम लोग एक एंटायर बैचेस को कंबाइन करके पुराने जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करते हैं, उससे आपको काफी बेनिफिट, ठीक है। और फिर कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन के लिए, तो ये जो 6 days है, ये बेसिकली आपको एंड में सपोर्ट करेंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारी क्लास बहुत पहले कंप्लीट हो गई और एंड में हम लोग रिवाइज नहीं कर पाए। ये आपको रिवाइजिंग मॉकअप्स के लिए काफी हेल्प करेगा। ये डेफिनेटली प्रिपरेशन वाला प्रोग्राम है। जहाँ तक प्लेसमेंट असिस्टेंस का सवाल है, डेफिनेटली हम लोगों की बहुत बड़ी कम्युनिटी है, more than 1000 students are there working across various regions, various profiles, so definitely you can make use of them as well. Although campus institute का काफी अच्छा आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं रहती है, बट स्टिल लाइक अगर किसी को उसकी रिक्वायरमेंट रहती है तो हम लोग उस नेटवर्क के थ्रू डेफिनेटली आपको हेल्प करते हैं। सभी चीजों का यू विल गेट दी स्टडी मटेरियल, ठीक है। स्टडी मटेरियल जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं, इंडेस एंड ऑल, यू विल गेट दी स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू दैट, ओके। सो दिस इज आवर प्रोग्राम। इज देयर अ प्री रिजल्ट्स बैच? डेफिनेटली प्री रिजल्ट्स हम लोग एक प्लान कर रहे हैं बैच, ओके। मे बी from this week itself we'll start that, and we will communicate you about the dates of when exactly we'll be starting. इसमें एक ऑप्शन जो स्टूडेंट्स जिन लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोगों को इमीडिएटली स्टार्ट करनी है तैयारी, ठीक है, उसमें से उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक ऑप्शन रखा है और काफी स्टूडेंट्स उसी ऑप्शन को ऑप्ट कर चुके हैं। वो ऑप्शन है बेसिकली कि आपके पास डबल बेनिफिट ऑप्शन है कि आप बेसिकली रिकॉर्डेड सेशंस हम लोगों के से स्टार्ट कर दो, ठीक है। जो हम लोगों की रिकॉर्डिंग से प्रीवियस बैच के साथ इंटरैक्टिव रिकॉर्डिंग, उससे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और द मोमेंट यू गेट योर रिजल्ट्स, राइट,
तो आप हमारी लाइव बैच स्टार्ट करो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी बैकग्राउंड प्रिपरेशन चलती रहेंगी, एंड यू हैव टू डू नॉट हैव यू हैव टू ऑप्ट फॉर वंस ओनली, आपको एक ही बार उसके लिए ऑप्ट करना है। अगर आप अभी रिकॉर्डेड सेशंस देखते हो तो आप रिजल्ट मतलब सही स्ट्रेटेजी है, कुछ लोग कर रहे हैं वैसा। जब तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तब तक वो रिकॉर्डिंग के बेसिस पे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे वो लाइव बैच ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर आपका वैसा कुछ प्लान है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। उसमें सेम सारी चीजें वैसी ही है, राइट, जो अभी हमने डिस्कस करी है। उसमें स्टूडेंट का 2 वे इंटरैक्टिव डिस्कशन आपको दिख जाएगा। तो स्टूडेंट्स की जो भी क्वेरीज रहेंगी वो भी आपको वहीं पे, क्योंकि वो इंटरेक्शन फॉर्म में है, दोनों का माइक ऑन होता है। तो हो सकता है आपने कुछ देखा भी हो, मैंने कुछ सैम्पल वीडियोस शेयर करे हैं, तो हो सकता है आपको पहले मिला हो। तो इसमें सफिशिएंट रहता है, काफी सफिशिएंट रहता है somebody wants to just start their preparation. So it is a thorough preparation of that, and you can opt for it. Or else if you want to join live, you want कि आपको लाइव ही करना है, तो फिर लाइव के लिए जो डेट्स अनाउंस होंगी you will come to know about that. Okay, so प्रोग्राम से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स हैं। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए प्लीज। All right. So I'll just simply summarize whatever we have done. Okay, whatever we have discussed so far. Okay, so ये सारे पॉइंट्स जो है अभी इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। आज की जो आप लोगों की डिस्कशन पॉइंट्स रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसमें आपको पिछले 3 अटेम्प्ट के कंपनीज के पार्टिसिपेशन सेंटर वाइज कौन सी कंपनी पार्टिसिपेट करा है वो मिल जाएगा। तो आप उसको रन थ्रू कर लो और समझो आपकी किस टाइप की कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। सपोज आप सोचते हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, तो आप देखो उसमें कोई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कंपनी है या नहीं। तो आप देखोगे कि उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी नहीं मिलेगी भी, तो भी 100 कंपनी में से कोई एक कंपनी, ठीक है। कोई मैनेजमेंट कंसल्टिंग की प्रोफाइल के लिए कोई कंपनी है क्या? तो कोई कंपनी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनमें जाना है तो ऑफ कैंपस आपको सर्च ज्यादा करना है रादर देन डिपेंडिंग ऑन कैंपस, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स है ये आपके क्लियर हो जाएंगे। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग हमने बात करी थी। दूसरा हमने बात करा अपना रेज्यूमे आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। रेज्यूम के फॉर्मेट्स और ऑल अवेलेबल ऑन दी टेलीग्राम ग्रुप। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है आप मुझे मैसेज कर दो, राइट, यू हैव अवर ऑफिस नंबर। तो वहां से हम लोग आपको रिज्यूम का फॉर्मेट भेज देंगे। रिज्यूम प्रिपेयर करिए एंड सेंड इट फॉर रिव्यू ऑल्सो। आप रिव्यू के लिए भेज दो कि लाइक, क्योंकि देखो आप एक बात समझो, प्री रिजल्ट्स काफी टाइम आपके पास भी होता है और हम लोगों के पास भी टाइम होता है प्री रिजल्ट्स, ठीक है, ये एक फैक्ट है। अभी जो रश होता है एकदम वो आता है एग्जाम्स के बाद, रिजल्ट्स के बाद। तो ये टाइम है आपके पास, आप आराम से बनाओ रिज्यूम, चेक करवाओ, फिर उसमें करेक्शन करो, फिर चेक करो, ठीक है। सो दैट इज सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड, प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन। उसका भी एक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर है वो। तो अपना इंट्रोडक्शन बनाइए आराम से। फोर्थ, प्रिपेयर योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। आर्टिकलशिप मैंने एक एग्जांपल दिया आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट का, तो आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को प्रिपेयर करिए। उसके बाद टेक्निकल क्वेश्चंस, इंडेक्स 115, 116, इंडेक्स 16 एंड 2, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है अगर तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेशियो एनालिसिस, राइट, दिस यू कैन स्टार्ट विथ, ओके। जीडीज के लिए अगर तैयारी करनी है, पेपर न्यूज़पेपर थोड़ा सा रीड करिए, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड बिजनेस। बिजनेस और इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आस्क यू व्हाट आर योर व्यूज ऑन द करंट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो अभी आपका क्या व्यू है, इस तरह के आपका व्यू तभी बनेगा जब आप पूरी रीडिंग स्टार्ट करोगे। बाकी मैं वैसे जनरल नॉलेज के सेशंस लेता हूँ क्लास के अंदर, जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो हम लोग क्लास में अलग से लेते हैं। रिटर्न तो इसलिए उसके लिए उतना चिंता मत करो आप अपने लेवल पे पढ़ाई करो, लेकिन उतना प्रेशर में मत आओ कि अगर हमारा जीके अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। दिस इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
as important as technical. Apart from that, written test for Wipro, definitely it is a very tough test. Only 30% people get selected in that test. To prepare for that as early as possible. उसके कुछ सैंपल पेपर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वो यहीं से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है. और लास्ट इज दैट if you have not watched our earlier webinars, one is regarding what all you can do after CA final and before results. Second is regarding what all profiles are available and how you can get those profiles, right? So एक इंडस्ट्री जॉब मार्केट का क्या सिनेरियो है वो, तो आप ये दोनों वीडियोस अगर देखते हो तो आपको काफी हेल्प होगी, ठीक है. So this is all from my side. Yes, if you people have any question, so I am very happy to answer those. Yes, कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप लोगों का, तो आई एम डेफिनेटली हैप्पी टू आंसर दोस क्वेश्चंस. आप चैट में भी लिख सकते हो और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो. सर जैसे अगर हमारी आर्टिकलशिप इनडायरेक्ट टैक्सेशन में है और हमें इन फ्यूचर फाइनेंस मतलब जैसे एक्सेंचर, एफपीएनए ऐसी डोमेन्स में वर्क करना है, तो हम उसके लिए अभी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपका एक्सपीरियंस ऑडिट में ज्यादा है और एफपीएनए के लिए अगर आपको तैयारी करनी है, ठीक है, तो देखो तैयारी आपको क्या करनी है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको रेशियो एनालिसिस पे बहुत अच्छी कमांड रखनी है. रेशियो एनालिसिस अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ कि लाइक व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट करंट रेशियो, व्हाट इज एन आइडियल करंट रेशियो, ठीक है, तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट इज एन आइडियल करंट रेशियो? 2:1. 2:1, राइट. तो ये जो आंसर है बेसिकली इन आंसर्स को हमको बदलना है, ठीक है ना. तो ये लोग कैसा चलते हैं, अगेन प्रैक्टिकल चलते हैं. 2:1 वो है जो आप लोग 12th में पढ़ते थे, ओके. बट अब आपको आंसर में थोड़ा मॉडिफिकेशन लेकर आना है, लाइक इट शुड बी मोर देन 1 डेफिनेटली, आइडियली, बट एज सच इट विल डिपेंड ऑन industry size, type of industry, and for how long that business is into existence, okay. But it should be certainly more than 1. And then if you can quote some current ratio example of some live companies, for example जो ideal companies है कि Reliance ले लिया, उनका current ratio कितना है, ठीक है. So उनको उनकी ये expectation, तो कॉन्सेप्चुअली अगर आप देखते हो तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको अगर हमको थोड़ा प्रैक्टिकल टच देना रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉस्टिंग के ऊपर उनका फोकस रहता है, अगेन अप्लाइड कॉस्टिंग, लाइक हाउ यू कंप्यूट वेरिएंसेस, ओके, हाउ यू व्हाट इज द यूज ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग. फिर क्वेश्चंस इनके आते हैं एनपीवी आईआरआर से रिलेटेड, जो भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्लास में, ठीक है. बिजनेस को लेके क्वेश्चंस होते हैं. एफपी&ए इज ऑल अबाउट बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, तो एफपी&ए में ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कवर किए जाते हैं. आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, राइट, जो कि होता भी नहीं है, जब ऑडिट आर्टिकलशिप करते हैं तो एफपी&ए का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता है, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, समझ रहे हो आप. एफपी&ए का एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता है, ठीक है. तो आपको बस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको प्रिपेयर करना है, दैट्स ऑल. शॉर्ट लिस्टिंग में भी कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आ रही क्योंकि हमारा कोई अलग तरह का आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस है,
एक्सेंचर की अगर बात करें तो कैंपस में मैंने देखा है कि वैसे तो मैंने उनका क्राइटेरिया देखा है, काफी वेरी करता है। कई बार वो स्टूडेंट्स जिनके 5 अटेम्प्ट हुए हैं, जिनके 6 अटेम्प्ट हुए हैं, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। कई बार जिनके 3 अटेम्प्ट है उनको उन्होंने शॉर्टलिस्ट करा है। तो थोड़ा वेरी करता है एक्सेंचर काइंड ऑफ कंपनीज के लिए। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। और बताइए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। All right. Okay. So thank you very much once again. It almost 2 hours, and I'm sure ki you must have got something new today. So I definitely wish you all the best for your fantastic results, and I'm sure that we will be in touch. Yes, and for any queries, yes, our office number you already have. You can definitely get in touch, and you can also contact me. You may be connected with me already through LinkedIn. नहीं अगर आपके पास तो आपको जो messages आते हैं उसमें you can certainly find out. Okay, so thanks a lot once again, and Thank you, have a sir. great day. Thank you.